नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आइंस्टाइन कहता है कि वही गलती बार बार करो और जानबूझकर करो और कुछ अलग सा परिणाम मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करो तो कुछ साधने वाला है नहीं। क्योंकि और एक बात होती है, अगर आपने कुछ गलती की है तो ये आपकी गलत सोच होती है और ये सोच बदलने के बजाय आप वही गलती दोहराते रहे तो परिणाम तो अलग आने वाला नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस ढंग से पिछले 2-3 दिन में 140 से ज़्यादा सांसद पार्लियामेंट से निलंबित किए गए, तो वो सब बाहर सदन के बाहर इकट्ठा होकर कुछ प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं और उनको लगता है कि देखो, हमने तो मोदी को फंसा दिया, हमने तो बीजेपी गवर्नमेंट को फंसा दिया, क्योंकि हम मोदी पर तानाशाह बनने का आरोप लगा रहे थे, हम डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की मौत की बात कर रहे थे। और इस ढंग से अगर अपोजिशन ही निलंबित किया जाता है, इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए जाते हैं, तो वही तो डेमोक्रेसी की मौत है। मोदी और बीजेपी जो प्रजातंत्र को मारना चाहती है, इसका सबूत तो खुद मोदी ने दे दिया। ऐसे मुझे लगता है कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो इसलिए निलंबित होने के बावजूद भी खुश है। उसके भी आगे जाकर मैं ये बता सकता हूँ कि जिस ढंग से खुशी से बाहर प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें कोई प्रक्षुब्धता नहीं थी, मानो पिकनिक कर रहे थे। संसद भवन के बाहर मिलकर जो कुछ चल रहा था उसको हम पिकनिक बोल सकते हैं। तो अगर आप विक्टिम हो, आपका किसी ने नुकसान किया है, आप पर किसी ने अन्याय किया है, तो आपको गुस्से में होना चाहिए। लेकिन जिस ढंग का प्रदर्शन नए संसद भवन के बाहर निलंबित सदस्यों का और विरोधी दलों का चल रहा था, वो जो भी देखेगा वो सोचेगा ये तो पिकनिक मना रहे हैं, इसमें कहाँ दुख की बात है, ना ये दुखी है। तो हम मतदाता, कॉमन मैन, रास्ते पर की जनता दुखी क्यों हो? किसी को पिकनिक मनाते देखकर उसके लिए हमें दुख नहीं होता। हम बोलते ठीक है, मज़ा कर रहे, आनंद कर रहे, हंसी मजाक चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, खुश लोग हैं। जो कोई विक्टिम होता है, जिस पर अन्याय हुआ है, उसको देखकर अगर सहानुभूति पैदा करनी है तो लोगों को सामने वाला दृश्य देखकर दुख होना चाहिए। लेकिन जो कुछ 140 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन होने के बाद चल रहा है, उसमें कहीं भी दुख की इतनी सी मात्रा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यही तो विरोधी दलों के एमपीज को चाहिए था, सांसदों को चाहिए था कि कुछ भी करके राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो हमको निलंबित करे और एक के बाद एक जानबूझकर ऐसे हरकतें कर रहे थे कि उनको निलंबित किया ही जाए। बात यह है कि अगर ये जानबूझकर कर रहे थे तो उसका मकसद सीधा साधा था, उनको बीजेपी को काले रंग में कलर करना था, रंगाना था कि भाई ये तानाशाह है, ये डेमोक्रेसी को मारना चाहते, अपोजिशन की आवाज़ दबा रहे। तो इसके लिए अगर निलंबन करते तो देखो, हमको सब लोगों ने भेजा था, जनता ने हमको संसद में भेजा था, पार्लियामेंट में भेजा था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट हमको संसद में भी बोलने नहीं देती, हमको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है, निलंबित किया गया है। तो जनता में हमारे लिए सहानुभूति उमड़ पड़ेगी, ऐसी एक भावना है। लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन हो, विरोधी दलों के नेता, अगर पॉलिटिशियन है, राजनेता है, तो बीजेपी में बैठे कोई बुद्धू लोग तो है नहीं। वो भी समझते हैं कि अगर इनको विक्टिमहुड मिल गया, जिन पर अन्याय हुआ है, ऐसी बात अगर जनता के मन में आई
तो जनता हमें छोड़कर विरोधी दलों के पास जा सकती है, तो उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये समझने वाले बहुत सारे चाणक्य और धूर्त नेता बीजेपी में भी बैठे हैं। तो अपोजिशन को इतनी अच्छी, क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी बीजेपी वाले तो नहीं देंगे। फिर भी तो हो तो वैसा ही रहा। एक तरीके से लगता है कि मानो जानबूझकर विरोधी दल खुद को विक्टिमहुड मिले इसलिए कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो बीजेपी भी एक तरीके से, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट एक तरीके से उनका क्या बोलते हैं, सहकार कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। अगर उनकी अपेक्षा है उनको निलंबित करे और जनता के सामने वह अन्यायग्रस्त बनकर जाए, तो बीजेपी तो वही कर रही है, उनको चाहिए वो। लेकिन इससे अपने पार्टी का नुकसान होगा, ये क्या बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। विरोधी दल से भी ज़्यादा धूर्त नेता, कांग्रेस से भी या विरोधी दल से भी ज़्यादा धूर्त नेता, चतुर नेता बीजेपी में बैठे, और वो जानते हैं कि इनको विक्टिमहुड देने से अपना नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर विक्टिमहुड देने के लिए उनको निलंबित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सोचना ज़रूरी है। जो अपोजिशन को चाहिए वही उनको देना, ये बीजेपी की गलती हो सकती है। हाँ, ऊपरी हम देखें, ऊपर से देखें, सतह से देखें तो हमें यही लगता है, लेकिन इसके अंदर गर्भ में क्या है ये भी ढूंढना पड़ता है। एक बात है कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी दलों की इतनी भी अपेक्षा नहीं होगी कि भाई एक के पीछे एक 140 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा सांसद बीजेपी निलंबित करेगी। ये इनकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी अपेक्षा पूर्ति हो गई तो मानो विरोधी दल वाले खुशी से पागल हो रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, 2024 का चुनाव तो हम आज ही जीत गए, क्योंकि अब हमारे लिए सिंपैथी, सहानुभूति बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी। यही तो गेम होता है दोस्तों, यही तो गेम होता है। आप ये सब सहानुभूति जनरेट करने के लिए ही कर रहे हैं। यही अगर लोगों को दिखाना और समझाना है तो इसी तरीके से अपोजिशन को बहुत खुश करना ज़रूरी होता है कि वो खुशी से पागल हो जाए, खुशी जनता के सामने मनाने लगे। जिस ढंग से वो कोई कल्याण बनर्जी वगैरह संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, वो देखकर किसी के भी मन में निलंबित सांसदों के लिए रत्ती भर सहानुभूति जनरेट नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो दिखाई दे रहा था कि ये तो पिकनिक मना रहे, ये तो खुशियां मना रहे, तो इनको जनता के सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, मीडिया इसके लिए सहानुभूति जनरेट कर सकता है। मीडिया बहुत खुश है क्योंकि उनको खबर मिल गई, और बीजेपी को भी मालूम है कि जब मीडिया की सहानुभूति किसी के पीछे खड़ी हो जाती है तो जो खुद को विक्टिम मानता है वो खुशी से फूला नहीं समाता और कोई मूर्खता करते जाता है। बिल्कुल वही हुआ है। अब देखिए, दूसरी ढंग से सोचिए, 5 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, उसके बाद कांग्रेस पूरी डिमोरलाइज हो गई थी और इंडिया अलायंस में शामिल हुए 25-26 बाकी के दल है, वो तो कांग्रेस की दादागिरी मानने वाले नहीं थे। इसीलिए तो 3 दिसंबर को नतीजे आ गए और 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई थी। तो एक एक करके पल्ला झाड़कर ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, निकल गए थे कि भाई नहीं, 6 दिसंबर को हम नहीं आ सकते, हम बिजी है।
फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 19 आ गया दिसंबर। और जब ये मीटिंग होने वाली है उसके बिल्कुल 2 या 3 दिन, 1 दिन पहले अगर इतनी बड़ी संख्या में अपोजिशन के सांसद निलंबित किए जाते हैं तो उनको एकजुट होने के लिए एक कारण मोदी सरकार ने दे दिया। उसका मतलब सीधा साधा यह है कि मोदी और बीजेपी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस एक तगड़ी एकजुट गठबंधन हो, ये एक दूसरे से दूर ना रहे। जितने एक साथ रहेंगे उतना ही बीजेपी का फायदा है, ये तो बीजेपी जानती है, समझती है, जो विरोधी दल नहीं समझ रहे। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा उतना नहीं होगा जितना कि गठबंधन बनाकर 26-27 दल अगर लड़ते हैं तो उसका बीजेपी को फायदा है। इसलिए बीजेपी की सोच ये है कि अगर वोटों का पोलराइजेशन बीजेपी या और सब ऐसा होना है तो इंडिया अलायंस भी तगड़ा चैलेंज होना चाहिए। एकजुट और एक दिल होकर पूरे विरोधी दल मैदान में उतरने चाहिए, और उतरने अगर चाहिए तो उनका गठबंधन जो है वो पक्का और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जो विरोधी दलों के नेता है वो एकजुट होकर सामने आने चाहिए, और उनको एकजुट करने के लिए एक दुश्मन दिखाई देना ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो 140 से ज़्यादा सांसद निलंबित किए गए वो अलग अलग पार्टियों के हैं जो बेसिकली इंडिया अलायंस के सदस्य है। उसमें कोई मायावती का सांसद सस्पेंड नहीं हुआ है, कोई बीजेडी का सांसद सस्पेंड नहीं हुआ है, चंद्रशेखर राव के बीआरएस का कोई सांसद सस्पेंड नहीं हुआ है, ना कि वाईएसआरसीपी का कोई सांसद सस्पेंड हुआ है। मतलब जो 140 से ज़्यादा सांसद सस्पेंड हुए वो सारे के सारे इंडिया अलायंस में शामिल हुए दलों के ही सांसद हैं, जिनका 3 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इकट्ठा होना मुश्किल दिखाई दे रहा था। तो इस 2 दिन 3 दिन के निलंबन के बाद फटाफट फास्ट हो गया। यानी इंडिया अलायंस तगड़ी और अच्छा गठबंधन हो, इसके लिए सबसे बड़ी ताकत अगर किसने काम में लगाई है तो उसका नाम तो बीजेपी है। बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जिन्होंने 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया है। तो बाकी इनके पीछे कितनी सिंपत्ति इकट्ठा होगी, कितनी सहानुभूति ये जमा कर पाएंगे, वो बात छोड़ दो, लेकिन एक दूसरे के प्रति अगर सहानुभूति होना है ज़रूरी है तो दोनों लोग, तीनों लोग, 10 लोग समदुखी होने चाहिए। हर एक का दुख जब एक जैसा होता है तो ही वो सब लोग इकट्ठा होने का एक मकसद बन जाता है, एक कारण बन जाता है। तो इस निलंबन ने इन सब 26-27 जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, उनके बहुत सारे सांसदों को जब निलंबित किया जाता है तो वह समदुखी हो जाते हैं। अब दूसरी बात देखिए, तगड़ा इंडिया अलायंस या गठबंधन बीजेपी को या मोदी को क्यों चाहिए? जब पूरा वोटिंग जो है वो अगर 2 खेमे में बंट जाए, 2 खेमों में बंट जाए, यानी बीजेपी एक ऑल इंडिया पार्टी है और कांग्रेस के साथ इकट्ठा हुए जो सब विरोधी दल है उनकी ताकत देखी जाए तो वो समतल है, लेकिन उनमें आपस में भी बहुत झगड़े हैं। तो अगर वो इकट्ठा हो जाए तो उनको एक की जगह एक कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उससे उन पार्टियों में आपस में झगड़े बन जाएंगे, और जब झगड़े पैदा होते हैं तो एक पार्टी को टिकट मिल गया तो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट जिसको टिकट नहीं मिला है, अलायंस का क्या बोलते हैं, अलायंस ने उसको जगह नहीं छोड़ी है, तो वो बगावत करने वाला है या तो सैबोटेज करने वाला है।
यानी दिखाई देने में नेताओं का गठबंधन होगा, लेकिन वोट का बंटवारा जरूर होगा। और दूसरी बात होती है, दूसरी बात यह है जो जिसका परिणाम हमने मध्य प्रदेश राजस्थान में देखा है। मध्य प्रदेश राजस्थान में जो आज तक छोटे दल माने जाते थे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने पिछले 6-7 चुनाव में 1-2 से लेकर 6 तक एमएलए चुनकर लाए थे और बहुत सारी जगह सीट पर सपा के या बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आते थे। लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। सपा के और बसपा के बहुत सारे वोट कांग्रेस के खाते में चले गए, क्योंकि जब सीधा सीधा टकराव होता है तो जो बीजेपी के खिलाफ कट्टर है वोटर है, वो तो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट या पार्टी के पीछे चला जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो छोटी पार्टियां हैं उसमें जो वोटर होता है वो कम होगा, 1%, 2%, 3%, लेकिन वो पूरा का पूरा वोटर बीजेपी के ही खिलाफ नहीं होता, वो कांग्रेस के भी खिलाफ होता है। तो उस 2 या 3 या 4% वोट है, उसमें जो बीजेपी के खिलाफ कम और कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा होते हैं, तो जो कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा होते हैं, ऐसा तीसरी चौथी छोटी पार्टी का वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है और बचा कुचा जो पक्का एंटी को बीजेपी है वो कांग्रेस के पास चला जाता है। मतलब छोटी पार्टी अपने आप चुनाव से ही एलिमिनेट हो जाती है। पिछले 6-7 चुनाव में बसपा और सपा इन पार्टियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-2% से लेकर 5-6% तक वोट मिले थे। लेकिन अभी जो चुनाव खत्म हो गए उनमें इन दोनों पार्टियों को मिलकर 1% भी टोटल वोट नहीं मिले हैं। 1% से भी इनकी ताकत घटी है। तो जानिए 26-27 पार्टियों का जमावड़ा जब बनता है तो उसमें जो पार्टियां होती है वो पार्टियां भले बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन उनका वोटर पक्का बीजेपी के खिलाफ नहीं होता। एक पार्टी का वोटर दूसरी इंडिया अलायंस की ही पार्टी का कट्टर घोर विरोधी होता है। अगर उसको जो पार्टी नहीं चाहिए उसी को इंडिया अलायंस का टिकट मिल जाता है तो वो वोटर जिसके बारे में दुश्मनी पालता है उसके उम्मीदवार को चुनकर लाने के बजाय वो बीजेपी के पास चला जाएगा ताकि ये जो दुश्मन पार्टी है उसका कैंडिडेट हराया जाए। यानी वोटिंग का पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। या तो बीजेपी को मानो या तो बीजेपी के खिलाफ जाओ, 2 ही विकल्प आपके सामने होते हैं। और मोदी और अमित शाह ये इस ढंग की राजनीति कर रहे हैं तो इसके लिए ही इनको इंडिया अलायंस ये तगड़ा गठबंधन होना जरूरी लगता है। जब तक सीधे सीधे टकराव की परिस्थिति नहीं आती और 2 ही विकल्प आम वोटर के सामने खड़े नहीं होते तब तक इससे आगे बीजेपी की ताकत बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए इंडिया अलायंस का जो मामला है, गठबंधन है, वो सिर्फ कांग्रेस को चाहिए और बीजेपी को नहीं चाहिए, ऐसा अगर आप समझते होंगे तो वो गलत बात है। बीजेपी को भी इंडिया अलायंस चाहिए क्योंकि बीजेपी जनता के सामने 2 ही विकल्प हो, या तो मोदी या तो दूसरा कोई भी। इस ढंग से चुनाव की तरफ लोगों को ले जाना चाहती है तो उसमें जितने कम प्रत्याशी हो, अब इसके बाद भी बीजेडी वगैरह कुछ दल तो वाईएसआरसीपी तो बचेंगे, लेकिन जितने कम प्रत्याशी हो यानी जितनी कम पार्टियां हो उतना बीजेपी का ज़्यादा फायदा है। इसलिए इंडिया अलायंस का गठबंधन तगड़ा होना जरूरी है और तगड़ा होने के लिए नेताओं ने इकट्ठा आना जरूरी है। और इकट्ठा आने के लिए सबसे अच्छा मकसद मोदी जी ने या बीजेपी ने दे दिया कि 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया। इंडिया अलायंस की जब मीटिंग होने वाली है उसी समय
उसकी पूर्व संध्या पर अगर 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया तो इंडिया अलायंस की 19 तारीख को होने वाली जो मीटिंग थी मंगलवार को, वो बड़ी सक्सेसफुल होगी। जो अटकी हुई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था, वो शुरू हो जाएगा और फास्ट से फास्ट उसका लीडर तय किया जाएगा। उसका सीट के बंटवारे के दिशा में हलचल शुरू हो जाएगी और जितना वो सक्सेसफुल होते जाएगा उतना वोटिंग का पोलराइजेशन पक्का होता जाता है और वोटर के सामने बीजेपी या दूसरा कोई ऐसा विकल्प खड़ा होना ज़रूरी है। अब ये अकेले बीजेपी तो नहीं कर सकती, इसके लिए सामने कोई तगड़ा गठबंधन होना ज़रूरी है। दुबले पार्टियों का गठबंधन हो तो भी चलेगा, लेकिन गठबंधन ज़रूरी है जो बीजेपी को हराने के लिए ही खड़ा हो जाए। तो सीधे सीधे वोट के 2 धड़े बनते हैं और उसमें बीजेपी 45-47% तक जा पहुंचेगी और इसलिए जो भारी संख्या में सांसदों को निलंबन हुआ है, इसके आड़ से बीजेपी बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल रही है जो उनके लिए 2024 का चुनाव बहुत आसान और सक्सेसफुल करने जा रहा है। अजीब लगेगा सुनने को, लेकिन एक बात होती है, जो सामने दिखाई देता है वो वैसा ही नहीं होता, वैसा ही नहीं होता। अपने खिलाफ एकजुट होने वाला गठबंधन जो है उसको अगर बीजेपी ताकत देती है, ऐसा मैंने कहा तो इसलिए आपको अजीब लगेगा, लेकिन देखिए यही तो पॉलिटिक्स की वास्तविकता होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।